नमस्कार, मैं दीपाली नंदा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास शो योर मनी में। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुण भी सिखाते हैं। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। साथ ही आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी योर मनी लाइव है। आप यहां पर भी हमें अपना सवाल भेजें। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों को इस एपिसोड में शामिल करने की। और आज हमारे साथ शो में मौजूद रहेंगे रूंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। सर, स्वागत है आपका योर मनी में। थैंक यू सो मच दीपाली। तो हर्षवर्धन जी से हम अपने दर्शकों के पोर्टफोलियोज पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक और खास टॉपिक लेकर आए हैं हम आपके लिए। और आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर बातचीत करेंगे जिसे कहा जाता है फंड ऑफ फंड्स। निवेश का एक ऐसा ऑल इन वन पैक जो एक ही फंड में आपको दे सकता है पूरा डाइवर्सिफिकेशन। तो आखिर एफओएफ कितना फायदेमंद है? क्या एक ही फंड से वाकई ही फुल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है? और अगर आपके पोर्टफोलियो में एफओएफ है तो इसकी कितनी खास अहमियत हो जाती है? इन सभी सवालों का जवाब हम हर्षवर्धन जी से लेंगे। तो हर्षवर्धन जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, फंड ऑफ फंड्स की बात करें, अक्सर ये नाम हमारे दिमाग में आता है लेकिन अभी भी इसे लेकर क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से हम ऑल इन वन एक ही बास्केट में डाइवर्सिफिकेशन को हासिल कर सकते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। तो वेल देखिए दीपाली, फंड ऑफ फंड एज द वर्ड सजेस्ट, ये बेसिकली एक फंड है जो इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करता है और वो दूसरे फंड्स में पैसे लगाता है। सो फंड ऑफ फंड, तो पहले फंड ने पैसे इकट्ठे किए इन्वेस्टर से और फिर स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जो उनका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से वो या तो एक ही स्कीम में वापस पैसे लगाएंगे या मल्टीपल दूसरी स्कीम से पैसे लगाएंगे। सिंपल पॉइंट में ये बताता हूँ कि मान लीजिए आपने एक एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड लिए रखा है, तो इन्वेस्टर अपने पैसे लगाते हैं एक एफओएफ में। अंडरलाइन स्कीम्स जो होंगी उसमें आपकी डेट स्कीम्स हो सकती हैं, इक्विटी हो सकती है, इंटरनेशनल फंड्स हो सकते हैं, आपके पास कमोडिटीज हो सकती हैं, गोल्ड सिल्वर फंड्स हो सकते हैं। तो अलग अलग उसके अंडरलाइन फंड्स में पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक ही आपके पास स्कीम हो और अंडरलाइन आपके पास इक्विटी, डेट, रीट्स, इनविट्स आपको चाहिए, इंटरनेशनल इक्विटी आपको चाहिए, कमोडिटीज, वो सारे आपको एक ही फंड के जरिए मिल सकता है। सो ये एक फंड ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट है। ऑल राइट सर, ये भी जानना चाहेंगे जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं उससे ये किस तरह से अलग होता है? तो देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर स्कीम में आप पैसे लगा रहे हैं और वो नॉर्मल स्कीम के, एक बार के लिए हम एफओएफ को एक कैटेगरी कर देते हैं और दूसरे हम नॉर्मल कहते हैं। तो मान लीजिए एक नॉर्मल स्कीम में आपने पैसे लगाए हैं और वो स्कीम क्या करती है, डायरेक्टली वो शेयर्स, बॉन्ड्स या आपको रीट्स या कमोडिटीज उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने एक उदाहरण के रूप में एक इंडेक्स फंड में पैसे लगाए, आपने बीएसई सेंसेक्स फंड में पैसे लगा दिए, तो जो वो पैसे आपने इस पर्टिकुलर स्कीम में दिए हैं वो स्कीम डायरेक्टली उस शेयर्स वगैरह में खरीदती है। और अगर आप एफओएफ की बात कर रहे हैं तो एफओएफ में जो फंड पैसे कलेक्ट करता है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता, वो दूसरी स्कीम में पैसे लगाते हैं। ऑल राइट, तो ये जो बड़ा डिफरेंस आपने बताया म्यूचुअल फंड और एफओएफ में, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे सर कि एफओएफ की बात जब हम करते हैं क्या ये बिगिनर्स के लिए भी है या फिर एक्सपीरियंस जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ही इसके लिए जाना चाहिए? तो वेल दीपाली, आई डोंट थिंक इसको हम कैटेगराइज करेंगे कि ये सिर्फ न्यू इन्वेस्टर्स के लिए है या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए है। ये बेसिकली अगर आप एफओएफ का स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि एफओएफ अलग अलग टाइप के हैं। एफओएफ है, एक आपको अलग अलग इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाला भी मिलेगा, आपको इक्विटी और डेट का भी मिलेगा, आपको इंटरनेशनल इक्विटी मिलेगा। ऐसे एफओएफ के स्ट्रक्चर्स बहुत वेरिड स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसे एफओएफ के स्ट्रक्चर से फुलफिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई नया इन्वेस्टर होना या कोई एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होने की कोई खास जरूरत है नहीं। सिर्फ है कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर समझें, उसके फायदे नुकसान समझें और फिर आप कोई भी तरीके के इन्वेस्टर हो, आप इसका फायदा ले सकते हैं।
सर आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी ये भी जानना चाहूंगी, क्या इसमें समय अवधि भी मैटर करती है कि अगर आप लंबे वक्त के लिए इसको अपना लेते हैं तो आप ज़्यादा फायदे में रहते हैं, या फिर जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसे को बढ़ाना चाहते हैं उनको दूर रहना चाहिए या नहीं? इस पर भी थोड़ी क्लैरिटी बताएं सर। तो इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम एफओएफ का स्ट्रक्चर समझें तो ये एसेंशियली आपके एसेट एलोकेशन प्लान को सर्व करता है। ये आपके मल्टीपल स्कीम्स, आप एक ही स्कीम के जरिए आपको एक्सपोजर मिलता है। आप अगर देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म का जो एसेट एलोकेशन प्लान है उसको ज्यादा सर्व करता है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म कुछ भी मान लीजिए इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, या आप मार्केट में कुछ आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कोई मूवमेंट है, उसका फायदा लेने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो एफओएफ स्ट्रक्चर आइडियली फिट नहीं करता इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके लिए आपको इंडिपेंडेंटली जो आपका इक्विटी फंड है या डेट फंड है उसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ऑलराइट सर, लास्ट में ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम टैक्सेशन को देखें एफओएफ में टैक्स लाइबिलिटी क्या अलग रहती है, क्या कुछ इसमें कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए इसमें ना जो टैक्सेशन है वो इक्विटी होल्ड अंडरलाइंग इक्विटी होल्डिंग कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले एक सिस्टम था जहां पे एफओएफ वाज कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, वो डेट स्कीम्स की तरह क्रिएट होती थी। लेकिन एक क्लैरिटी आ चुकी है कि अगर अंडरलाइन आपके जो अल्टीमेट जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में, अगर 65% के ऊपर है तो वो इक्विटी फंड माना जाएगा। अगर ये 35 टू 65% के बीच में है तो 2 इयर्स के बाद ये लॉन्ग टर्म माना जाएगा। अगर ये अंडरलाइंग उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो अंडरलाइंग स्कीम्स हैं, वो डेट की तरफ है तो वो कंप्लीटली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की तरफ माना जाएगा और आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझा दिया है। और अब बढ़ते हैं पोर्टफोलियोज की तरफ। हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। पहले कॉलर है हमारे साथ सुशील देसाई कर्नाटक से। सुशील जी, स्वागत है आपका, बताएं अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी। तो मेरा नाम सुशील देसाई है और मेरा एज है मुझसे भी 45 है मैम। तो अभी मैं इन्वेस्टमेंट मैं ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया है और मेरा अभी करंटली मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू है 1.5 लाख रुपीज़ और मेरा लक्ष्य है 10 साल में 1.5 करोड़। अभी मैंने ऑलमोस्ट 6 फंड में मैंने अभी मैंने इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैम। तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है मेरा 6 फंड्स। तो मुझे ये जानना था कि 1.5 करोड़ अचीव करने के लिए मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मेरा करंट पोर्टफोलियो सही है क्या? और नंबर 2 मेरा सवाल है कि मेरे पास लमसम एक 4 लाख का है कैश, तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? ऑलराइट, तो पोर्टफोलियो पर राय जानना चाह रहे हैं। एक बार पोर्टफोलियो में कौन से फंड है ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि सुशील देसाई जी ने अपने पोर्टफोलियो में कौन से फंड्स लिए हैं। तो यहाँ पर जो ये सिप कर रहे हैं, एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ETF है 6,000 रुपये, और बंधन स्मॉल कैप फंड में 5,000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 5,000 रुपये हैं, और इसके अलावा निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में भी ये 5,000 की सिप कर रहे हैं। ICICI प्रू भारत 22 FOF 5,000 की सिप यहाँ पर है, और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में भी 5,000 की ये सिप कर रहे हैं। और अभी जो हर्षवर्धन जी इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 1.5 लाख है, और इनका लक्ष्य है 10 साल में 1.5 करोड़ रुपए जुटाना। साथ ही ये भी जानना चाह रहे हैं कि इनके पास अभी 4 लाख का कॉर्पस है जो ये एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कौन से फंड्स सही रहेंगे, प्लीज बताएं। तो मैं देखिए सुशील जी, आपका अगर मैं सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए पहले हम टारगेट जो आपका है उसको एड्रेस करते हैं। आपका 31,000 की आपकी एसआईपी चल रही है, 1.5 लाख का आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस है। अगर हम इसे कैलकुलेट इलस्ट्रेटिव मैनर में अगर 12% से अज्यूम करें तो ये आपको 10 साल बाद करीबन 75 लाख बन जाता है। जो 4 लाख रुपए आप बोल रहे हैं कि आपको लमसम के रूप में अभी इन्वेस्ट करना, अगर मैं उसे भी गिन लूं कि आप आज वो 4 लाख रुपया जमा कर रहे हैं तो, और फिर आप 10 साल रुकेंगे और 31,000 की जो एसआईपी कंटिन्यू करेंगे तो ये फिगर बन जाता है करीबन 90 लाख रुपए। अभी आपको चाहिए 1.5 करोड़, ये आपने अपना टारगेट बना रखा है, तो आपको अपनी एसआईपी अमाउंट जो है वो बढ़ा के 58,000 रुपीज पर मंथ करनी होगी। और अगर ये पूरा इन्वेस्टमेंट आपका 12% से ग्रो करता है तो आपका 1.5 करोड़ का टारगेट जो है वो पूरा होगा। जहां तक आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का सवाल है, आई थिंक आपने जो सारी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में ली है, जितना एलोकेशन पर स्कीम किया है, आई थिंक वो सब ठीक है। आपको कोई बदलाव करने की वहां पे जरूरत नहीं है। जो 4 लाख रुपए आपने पूछे थे कि उसे कहां जमा करूं, तो आई थिंक वो आप अपनी एग्जिस्टिंग जो 6 स्कीम्स हैं उन्हीं में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एलोकेशन बहुत अच्छी तरह लार्ज, मिड, स्मॉल कैप, कमोडिटीज,
आपका हर तरीके से आपने अच्छी तरह इसका बना रखा है, तो एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही आप जोड़ लें और कोई नई स्कीम आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, तो अभी जो पोर्टफोलियो में फंड्स हैं वो हमारे एक्सपर्ट के हिसाब से बढ़िया हैं, आप उसी में ही एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बात इन्होंने सिप को बढ़ाने की आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। 58,000 तक आपको ये अमाउंट बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आपने जो लक्ष्य तय किया है आप उसे हासिल कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले कॉलर अब हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं गुजरात से। 26 साल की इनकी उम्र है। स्वागत है आकाश, बताएं अपना सवाल। नमस्ते मैम, मैं आकाश बात कर रहा हूँ। जैसा कि हमने अपनी डिटेल्स भेजी है, हमारे पास कुछ 7 म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें मैं 46,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट पर मंथ करता हूँ और पिछले 1.5 साल से मैं इन्वेस्टेड हूँ और अभी मेरा टोटल पोर्टफोलियो 10 लाख का हो चुका है, जिसमें मेरे पास 7 फंड है। तो मेरे सवाल ये हैं कि क्या ये फंड सिलेक्शन सही है और उसके साथ साथ जो अमाउंट एलोकेट किया है मैंने हर महीने की इन्वेस्टमेंट के लिए वो सही है क्या? और मुझे पीजीआई मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के रिगार्डिंग भी जानना है कि क्या ये फंड बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ऑल राइट, तो एक एक करके सभी क्वेरीज पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो देखते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में इस वक्त जो फंड है उसमें मैं देख पा रही हूँ कि आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कर रहे हैं, पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड आपने लिया हुआ है, 9,000 की एसआईपी इसमें है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 7,000, कैनरा रॉक लार्ज कैप में 6500 और इसके अलावा टाटा स्मॉल कैप फंड में भी आप निवेश कर रहे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000 रुपये, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि अभी 1.5 साल हुआ है और आप 46,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मंथली, और पोर्टफोलियो की वैल्यू की बात करें हर्षवर्धन जी तो 10 लाख तक पहुंच गई है। और ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ये इसी फंड सिलेक्शन को आगे भी बरकरार रखते हैं तो क्या 15 से 20 साल में ये कितना कॉर्पस इनके लिए एक्सपेक्टेड है, और जो इन्होंने फंड सिलेक्ट किए हैं क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए सही है या नहीं? तो मैं देखिए दीपाली, इनके पोर्टफोलियो में ना कंसोलिडेशन करने की थोड़ी स्कोप दिख रही है क्योंकि डुप्लीकेशन है, 7 स्कीम जरूरत नहीं है फॉर 46,000 रुपीज। तो आकाश, आपके लिए मैं 46,000 रुपीज का जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसके लिए मैं आपको 5 स्कीम सजेस्ट कर रहा हूं, जिसमें 3 स्कीम जो है जो आपकी एग्जिस्टिंग है वही कंटिन्यू कर रहे हैं और 2 स्कीम हम नहीं जोड़ेंगे। वो कौन सी है आपको बता दूं और अमाउंट भी बता रहा हूं मैं आपको। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप 11,000 करिए, आज की तारीख में आप 5,000 करिए, उसे बढ़ा के 11,000 करिए। मिड कैप में मैं आपको स्विच कर रहा हूं फ्रॉम पीजीआई मिड कैप अपॉर्चुनिटी, जो आपका कंसर्न भी था तो मैं उसे दूसरी स्कीम में शिफ्ट कर रहा हूं विच इज व्हाइट ओक मिड कैप फंड, उसमें आप 11,000 इन्वेस्ट करें। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप कंटिन्यू करें लेकिन अमाउंट को 11,000 कर लें। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 10,000, ये एक नई स्कीम आपके पोर्टफोलियो में मैंने जोड़ी है जो एक कॉन्ट्रेरियन जो वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। अगर आप टाटा डिजिटल इंडिया फंड को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप बेशक कंटिन्यू करें, उसमें 3,000 कर लें। अगर कोई कारण से आप इंफ्रा चाहिए, सेक्टर फंड में आप कंफर्टेबल नहीं है और आपने कुछ पास रिटर्न्स देखते हुए किया था, तो मेरा सुझाव होगा कि फिर उसे बंद करके बाकी के 4 स्कीम्स में आप अपना अमाउंट बढ़ा दीजिएगा। लेकिन अगर कोई कारण से आप कंफर्टेबल हैं, बहुत कॉन्शियसली आपने डिजिटल जो आईटी सेक्टर फंड है लिया है, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल राइट, तो कंसोलिडेशन की ज़रूरत है और जो एग्जिस्टिंग फंड्स आपको बताए गए हैं आप उसमें इंक्रीज कर सकते हैं कुछ फेरबदल के साथ। चलिए बढ़ते आगे, अब अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित कुमार झा रतलाम से। 36 साल की इनकी उम्र है। अमित जी, स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। अमित जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्ते सर, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि अभी रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए मेरे को 5 करोड़ की। सर, अगर आप टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगे या म्यूट कर देंगे तो हम बेहतर तरीके से आपका सवाल सुन पाएंगे सर। जी 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 जी, थैंक यू सर, पूछिए। सवाल ये है कि मेरे पास एक एक्सेस का लार्ज कैप फंड है, ये परफॉर्मेंस इसकी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या मुझे इसे स्विच करना चाहिए? ओके
ओके, तो पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जो ये मंथली सिप कर रहे हैं 28,000 की, और अभी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है 21 लाख, और एनपीएस कॉर्पस इनका 18 लाख का है। और इनका लक्ष्य ये है कि ये अगले 22 साल में रिटायरमेंट ले लें, और रिटायरमेंट के लिए इनको 5 करोड़ रुपए चाहिए, और साथ ही ये अगले 5 साल में घर भी लेना चाहते हैं, और घर की वैल्यू इन्होंने 60 लाख की रखी है। तो क्या सलाह रहेगी हर्षवर्धन जी? तो देखिए दीपाली, इनका कंसर्न सही है कि इनके एक्सेस लार्ज कैप्स में क्या करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन अप टू द मार्क। तो अमित कुमार जी, आप एक काम करिए, एक्सेस लार्ज कैप फंड की जगह पे मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा और जो आपको कंफर्टेबल लगे आप ले लीजिएगा उसकी जगह पे। मैं आपको स्विच करा रहा हूं इंडेक्स फंड में। तो एक ऑप्शन आपके पास है आईसीआईसीआई प्रू बीएसई सेंसेक्स प्लान, और दूसरा है एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, खाली एक बार क्विकली आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई का जो सेंसेक्स प्लान है वो बीएसई सेंसेक्स की जो 30 कंपनियां हैं, जिस रेशियो में उसका एलोकेशन है वैसे का वैसा वो रेप्लिकेट करेगा। और एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट वो है कि निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियों में उनमें इक्वली वो 2-2% करके इन्वेस्ट करेगा। अगर आपको जो मैंने आपको बताया थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो फिर आप सिंपल रखिएगा, आप बीएसई सेंसेक्स प्लान में इन्वेस्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको इंडेक्स के जो रिटर्न्स हैं वो आपको आपके पोर्टफोलियो में मिलते रहेंगे और ट्रैक करना आपके लिए आसान होगा। जहां तक सवाल है आपके कॉर्पस का, तो वेल, अगर आज की तारीख में जो आपका 21 लाख रुपए है प्लस जो आप एसआईपी कर रहे हैं, अगर वो कॉर्पस को मैं 12% से कैलकुलेशन करूं, तो आपका घर खरीदने का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, विच इज 60 लाख। लेकिन अगर वैसे ही आप आगे एसआईपी करते जाएं, 28,000 की जो आप एसआईपी बात कर रहे हैं, तो 22 साल के बाद आपको 5 करोड़ नहीं लेकिन 1.85 करोड़ करीबन आसपास इकट्ठा होगा। तो अगर आपको 5 करोड़ चाहिए तो आपको डेफिनेटली अपना एसआईपी आगे जाते हुए बढ़ाना होगा। प्लस एनपीएस आपके पास जरूर है, तो वो जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसकी जो वैल्यू बनेगी वो उस समय जाके बन जाएगी। ऑल राइट, तो आपको अभी जो एग्जिस्टिंग सिप है इसमें आपको टॉप अप करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा जो इंडेक्स फंड में शिफ्ट की ज़रूरत है, ये सलाह भी हर्षवर्धन जी की तरफ से आपको दी गई है। चलिए, योर मनी में लगातार हम अपने व्यूअर्स के पोर्टफोलियोज पर बातचीत कर रहे हैं हर्षवर्धन रूंगटा जी से, और अब हमारे साथ जो नेक्स्ट कॉलर है नीरज शर्मा अंबाला से। नीरज जी, स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, मैं नीरज शर्मा अंबाला से बोल रहा हूँ। मैं सर करंटली 24,000 की एसआईपी करता हूँ, 5 म्यूचुअल फंड में, 1 ईटीएफ में। तो अभी मेरा करंट ये है कि सर आप मेरी पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन है वो चेक कर दीजिए सर। और दूसरा सर, मैंने 2 फंड है, एचडीएफसी मिड कैप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। मैंने इसमें एसआईपी बंद कर दी थी लेकिन पैसे विड्रॉ नहीं किए हैं सर। उसमें अराउंड 2.5 लाख है दोनों में। तो और मेरा एक तो फंड सिलेक्शन सर, और लास्ट मैंने अपने 3 गोल बताए थे सर। एक मेरे को डॉटर के लिए 13 इयर्स के बाद 50 लाख रुपीस चाहिए, एक मुझे अपने सन के लिए 16 इयर्स के बाद 70 लाख, और 20 इयर्स के बाद मेरा सर रिटायरमेंट फंड 6 करोड़ था। तो मेरे को सर म्यूचुअल फंड मतलब गोल बेस्ड फंड सिलेक्शन चाहिए था सर। इसमें से कौन सा फंड कौन से गोल के लिए सही रहेगा सर? ऑल राइट, तो जिस तरह से इन्होंने अपने फाइनेंशियल टारगेट्स बताए हर्षवर्धन जी, 13 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए 50 लाख चाहिए, 16 साल में बेटे की पढ़ाई के लिए 70 लाख चाहिए, और 20 साल में रिटायरमेंट जिसके लिए इनको 6 करोड़ चाहिए। और वहीं एक नज़र डाल लेते हैं इनकी पोर्टफोलियो वैल्यू पर, जो कि 14 लाख की है। अभी जो मंथली सिप कर रहे हैं इसका अमाउंट 24,000 है। तो पोर्टफोलियो में भी देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4,000, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 4,000, कोटेक मल्टी कैप 4,000 ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस इनके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, टाटा गोल्ड ईटीएफ है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? और साथ ही ये भी इन्होंने जिक्र किया कि ये एचडीएफसी मिड कैप फंड में और साथ ही साथ कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में अपनी सिप को रोक चुके हैं, हालांकि इन्होंने अमाउंट अभी विड्रॉ नहीं किया है। तो सो नीरज जी, देखिए 2-3 चीजें मैं आपको कमेंट करूंगा। पहले आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे जिसमें आप एसआईपी कर रहे हैं, जो एक्टिव है आज की तारीख में, मुझे लगता है जो सारी स्कीम्स आपने ले रखी है, जो एलोकेशन आपने पर स्कीम दी है, विच इज लार्ज मिड स्मॉल वगैरह, जो अलग कैटेगरी वाइज आपने एलोकेशन किया है, वो सब ठीक है। और फिलहाल जो आपका एसआईपी एक्टिव एसआईपी का पोर्टफोलियो है वो आप कंटिन्यू करें, उसमें कोई बदलाव करने की मुझे जरूरत दिखती नहीं है। जहां तक आपकी पुरानी स्कीम्स की हैं जिसमें एसआईपी आपने बंद कर रखी है लेकिन स्कीम में फंड अभी भी है, तो वह दोनों स्कीम्स अच्छी हैं। सो मैं स्कीम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सुझाव नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एलोकेशन स्टैंड पॉइंट से ये सुझाव दे रहा हूं
कि इसमें से आप स्मॉल कैप फंड का जो आपका एलोकेशन है वो रिडीम कर लें, और स्मॉल कैप का जो आपका रिडेम्पशन प्रोसीड्स है, मेरे ख्याल से आपने कहा था करीबन 2.5 लाख रुपए स्मॉल कैप में है आपके कैनरा स्मॉल कैप में, आप वो रिडीम कर लें और वो पैसे आपकी जो एक्टिव स्कीम्स हैं, जो बाकी की 6 स्कीम जिसमें आप पैसे अभी भी कंटिन्यूअसली एसआईपी के रूप में डाल रहे हैं, उसमें आप री इन्वेस्ट कर दें। कारण ये है, मैं चाह रहा हूं कि आपका स्मॉल कैप से एलोकेशन जो है वो थोड़ा कम हो जाए और लार्ज एंड मिड कैप की तरफ आपका झुकाव थोड़ा ज्यादा हो जाए। अब आते हैं आपके गोल्स की तरफ। अगर मैं देखूं कि जो आपका करंट वैल्यू 14 लाख रुपए का प्लस एसआईपी जो आप कर रहे हैं, ये अगर हम 12% से आगे ग्रो करते हुए अज्यूम करते हैं, तो आपके दोनों बच्चों की जो पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। सो आपके जो डॉटर के लिए आपको 13 साल में 50 लाख चाहिए, प्लस 16 साल में 70 लाख रुपए आपके बेटे की पढ़ाई के लिए चाहिए, ये दोनों पूरे हो जाएंगे। कंसर्न कहाँ आएगा कि इसके बाद में जो आपके पास कॉर्पस बचेगा फॉर योर रिटायरमेंट, वो करीबन 1.4 करोड़ रहेगा। तो 1 करोड़ 40 लाख रहेगा, जहां आपकी जरूरत जो है वो है 6 करोड़ की। तो यहाँ बहुत बड़ा मिसमैच है। तो या तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ाना होगा, या अपने टारगेट्स को कहीं ना कहीं आगे जाते हुए मॉडरेट करना होगा। या तो बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको एजुकेशन लोन का सहारा लेना है, या खुद फंडिंग करनी है, ये डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये बैलेंस आपको करना होगा कि कैसे आप अपने कॉर्पस को यूज करेंगे, कितना बच्चों की पढ़ाई के लिए और कितना अपने रिटायरमेंट के लिए। मैंने आपको पूरा रोड मैप दे दिया है और कैलकुलेशन के हिसाब से बताया, तो आप प्लीज इसको बहुत केयरफुली कंसिडर करिएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलता, एजुकेशन के लिए लोन फिर भी मिल जाता है। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे। और अब हमें मेल के जरिए जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है, सुधीर शर्मा जी हैं। उनकी उम्र 45 साल है और मंथली सिप अभी इनकी 20,000 की चल रही है। और इनका सवाल ये है कि ये 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये 5 साल तक 3-3 हज़ार बढ़ाएंगे, लेकिन फिर 10 साल तक ये अपने आप को इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं इसी में ही। अगर पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो बताएं आपको कि इनके पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 7500 का ये सिप कर रहे हैं, निपॉन इंडिया मल्टी कैप 6000, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में 1500 का ये निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ETF FOF है इनके पास, और ICICI प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000 का ये निवेश कर रहे हैं। और आगे भी इनके पास अगर फंड्स की बात करें तो इसके अंदर ICICI प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें 2000 का इनका इन्वेस्टमेंट है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में भी 1000 रुपये ये मंथली बेसिस पर सिप कर रहे हैं। तो क्या राय रहेगी आपकी? तो देखिए दीपाली, इनके पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करने की क्लियर व्यू बनता है, क्योंकि इनके पास बहुत सारी स्कीम्स हो गई हैं, डुप्लीकेशन है, छोटी छोटी रकम एक स्कीम में जा रही है। तो रियल सेंस में इनको डाइवर्सिफिकेशन का कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन वो अपने ऊपर बढ़ा रहे हैं कि इतनी सारी स्कीम्स मैनेज करें और ट्रैक करें। तो मैं कंसोलिडेशन स्टैंड पॉइंट से एक सुझाव दूंगा कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप एंड ICICI प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन दोनों की SIP ये बंद कर दें और अपनी SIP के अमाउंट जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में उसमें बढ़ा दें, उसमें 4500 रुपया कर दें। तो 2 स्कीम हट जाएगी और इनका पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेशन पे आ जाएगा। और डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट से इनको अलग अलग कैटेगरीज में एक्सपोजर जरूर है, तो वो दिक्कत इनके पास नहीं है। तो ये बंद करने के बाद इनका फाइनली पोर्टफोलियो दिखेगा कैसे? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, जो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, उसमें 7500 रुपए, निपॉन मल्टी कैप में 6000, ये दोनों कंटिन्यू करें एज इट इज। मोतीलाल मिड कैप में जहां पहले 1000 रुपया कर रहे थे वो उसे बढ़ा के 4.5 करेंगे, एंड जो मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड एंड सिल्वर फंड है उसमें 2000। जो SIP आगे जाते हुए बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि 3000 रुपए इन्हें बढ़ाना है, तो इन्हीं स्कीम्स में बढ़ाएं, दूसरी और कोई स्कीम इन्हें फिलहाल जोड़ने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। ऑल राइट, तो ओवरऑल कंसोलिडेशन की ज़रूरत है सुधीर जी आपके पोर्टफोलियो में, और किसी नई स्कीम को ना अपनाएं, जो अभी एग्जिस्टिंग आपकी चल रही है उसी में ही आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। और जो नए 4 फंड सुझाए गए हैं SIP के लिए उसमें भी बढ़ा सकते हैं। और कहाँ पर आपको निवेश बंद कर देना चाहिए? जियो BR फ्लेक्सी कैप है, ICICI प्रू इंफ्रा है, तो यहाँ का जो फंड है आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो 4 फंड्स आपको सुझाए गए हैं। तो फिलहाल शो में इतना ही वक्त है। सर, जाने से पहले आपकी कुछ टॉप 4 फंड्स की रिकमेंडेशंस? जी हाँ दीपाली, जरूर दूंगा, लेकिन सिर्फ एक और बताऊंगा कि ये 4 फंड अपने आप में अच्छे नहीं, इसके अलावा भी और हैं। आपने 4 फंड पूछा तो मैं 4 फंड के नाम दे रहा हूँ अलग अलग कैटेगरी के। एक है ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। सो बेसिकली जो पैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
जो इंडेक्स को ट्रैक करना चाहते हैं उनके लिए ये फंड है, लेकिन उसमें एक बदलाव है कि ये इक्वल वेट इंडेक्स फंड है। सो 50 निफ्टी की स्कीम्स में 2% इक्वली लगेगा, अनलाइक जो निफ्टी 50 का एलोकेशन है इसमें थोड़ा बदलाव है। तो प्लीज उसे थोड़ा समझिएगा अगर आप ये स्कीम चूज कर रहे हैं। दूसरा ऑफ कोर्स पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, जो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है लेकिन लार्ज कैप ओरिएंटेड है। बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और फिलोसफी है, अच्छा परफॉर्मिंग फंड है, तो आप देख रहे होंगे पॉपुलर भी बहुत है, तो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। एक मल्टी कैप फंड सजेस्ट करूंगा, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, कि आपको अगर मार्केट का पूरा एक्सपोजर चाहिए, लार्ज मिड एंड स्मॉल सब में आपको एक्सपोजर चाहिए, तो ये एक अच्छी स्कीम है जिसके जरिए आप तीनों मार्केट सेगमेंट्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। एक प्योर मिड कैप फंड, व्हाइट ओक मिड कैप फंड, क्योंकि हमने लार्ज कैप ओरिएंटेड बता दिया, एक इंडेक्स फंड बता दिया, एक मल्टी कैप, तो एक मिड कैप, प्योर मिड कैप अगर अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाह रहे हैं तो व्हाइट ओक मिड कैप फंड। तो इस तरह आपके पास लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में प्राइमरी एक्सपोजर रहेगा और थोड़ा एक्सपोजर आपको स्मॉल कैप में मिलेगा जो मल्टी कैप के जरिए है। ऑल राइट, तो किस तरह से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, मिड कैप की बात करें, मल्टी कैप की बात करें, फ्लेक्सी कैप भी बता दिए सर ने, और साथ ही साथ जो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स है वो भी यहाँ पर सुझाया गया है। तो सर थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला, योर मनी में आप आए और हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियोज पर बातचीत की, उन्हें राय दी। तो साथ ही मैं अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी और इसी तरह से आप हमें अपने सवाल भेजते रहें, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अपने शो में लेने की। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।